चीन कॉन्डोम पर टैक्स लगा रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बिल्कुल, ये हेडलाइन सुनकर शायद किसी को मजाक लगे, लेकिन ये सच है। और इसके पीछे की जो वजह है वो तो और भी हैरान करने वाली है। कि सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें? जी हाँ, ये सिर्फ एक छोटा मोटा टैक्स नहीं है, ये चीन की दशकों पुरानी जनसंख्या नीति में आए एक जबरदस्त भूचाल का संकेत है। सोचिए, जो देश पिछले 30-40 साल से लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और बहुत सख्ती से, वो अब अचानक उन्हें बच्चे पैदा करने के लिए एक तरह से मजबूर करने जैसे कदम उठा रहा है। ये एक क्लासिक केस है जिसमें एक बहुत बड़ी सरकारी नीति के अनचाहे नतीजे सामने आ रहे हैं। अच्छा। एक समस्या को सुलझाने के लिए जो कदम उठाया गया, उसने एक दूसरी और शायद उससे भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। और अब सरकार उसी से जूझ रही है। बिल्कुल, ये पूरा मामला किसी सोशल एक्सपेरिमेंट के गलत हो जाने जैसा लगता है। बिल्कुल, और आज हम इसी उलझी हुई कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हम समझेंगे कि चीन को ये 180 डिग्री का यू टर्न क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इस नई नीति के क्या परिणाम हो सकते हैं। हमारे पास इस विषय पर कई स्रोत हैं, कुछ समाचार लेख हैं, विकिपीडिया से कुछ ऐतिहासिक संदर्भ है और एक काफी गहरा आर्थिक विश्लेषण भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नई टैक्स नीति असल में है क्या। तो बात यह है कि जनवरी 2026 से चीन में कॉन्डोम और दूसरे जो गर्भ निरोधक उत्पाद हैं, उन पर 13% का वैल्यू एडेड टैक्स मतलब वैट लगना शुरू हो जाएगा। 13%? जी हाँ, 13%। अब ये सुनने में शायद एक आम टैक्स की तरह लगे, लेकिन इसका जो संदर्भ है वो इसे बहुत बड़ा बना देता है। वो कैसे? क्योंकि 1993 से यानी लगभग 32 सालों से ये सारे उत्पाद पूरी तरह टैक्स फ्री थे। 32 साल? मतलब एक पूरी की पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने इन चीजों को हमेशा टैक्स फ्री ही देखा है। बिल्कुल, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा और अजीब बदलाव होगा। और उस समय सरकार ने इन्हें टैक्स फ्री इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी एक संतान नीति को सख्ती से लागू करना चाहती थी। अच्छा। गर्भ निरोधक को सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराकर सरकार जनसंख्या पर काबू पाना चाहती थी। अब सरकार की सोच ठीक उल्टी हो गई है। उनका तर्क ये लगता है कि अगर गर्भ निरोधक महंगे होंगे तो शायद लोग उनका इस्तेमाल कम करेंगे और जन्म दर बढ़ेगी। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? मुझे लगता है कि मामला सिर्फ कॉन्डोम के महंगे होने से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि चीन को अपनी पूरी सोच ही पलटनी पड़ी? ये सिर्फ टैक्स का मामला तो नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आबादी का संकट, एक डेमोग्राफिक क्राइसिस खड़ा है। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? चीन की आबादी 2024 में लगातार तीसरे साल कम हुई है। तीसरे साल? हाँ, कुल जनसंख्या 1.39 मिलियन घटकर 1.408 बिलियन रह गई है। और जन्म दर, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी होगी। वो आंकड़े और भी ज्यादा चिंताजनक हैं। 2024 में चीन में सिर्फ 9.54 मिलियन बच्चे पैदा हुए। सिर्फ 9.5 मिलियन? जी। इसकी तुलना अगर हम 2016 से करें, जब एक संतान नीति को आधिकारिक तौर पर खत्म किया गया था, हाँ, तो ये आंकड़ा लगभग आधा है। तब 18 मिलियन के करीब बच्चे पैदा हुए थे। आधा? मतलब नीति बदलने का भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। कोई फायदा नहीं हुआ, लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं। और इसका मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसका मतलब है भविष्य में कम स्कूल, कम कॉलेज, कम काम करने वाले हाथ, कम इनोवेटर्स और शायद सेना के लिए भी कम जवान। ये तो पूरे देश के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और भविष्य के अनुमान तो और भी डरावने हैं। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का एक अनुमान कहता है कि इस सदी के अंत तक चीन में प्रजनन आयु की महिलाएं यानी 15 से 49 साल की औरतें, उनकी संख्या 2/3 से भी ज्यादा घटकर 100 मिलियन से कम रह जाएगी। 2/3 से ज्यादा? जी। इसे आर्थिक भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड का डेमोग्राफिक बर्डन में बदलना कहते हैं। इसे आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है जब देश में काम करने वाली आबादी मतलब 15 से 64 साल के लोग ज्यादा हों और उन पर निर्भर लोग यानी बच्चे और बूढ़े कम हों। बिल्कुल। चीन ने इसी डिविडेंड का फायदा उठाकर पिछले 30-40 सालों में जबरदस्त तरक्की की। लेकिन अब पासा पलट गया। हाँ, अब पासा पलट गया है। चीन की काम करने वाली आबादी 2013 में अपने शिखर पर थी और तब से लगातार घट रही है। और दूसरी तरफ 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हिस्सेदारी वो तेजी से बढ़ रही है। यानी अब कमाने वाले कम हो रहे हैं और खाने वाले बढ़ रहे हैं। इसी को डेमोग्राफिक बर्डन कहते हैं। ये सोचना ही हैरान करता है कि जो देश आज आबादी बढ़ाने के लिए इतना परेशान है, उसी ने दशकों तक दुनिया का सबसे सख्त जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था। उस एक संतान नीति ने ही शायद आज के इस संकट की नींव रखी। वो नीति असल में थी क्या और उसे इतनी सख्ती से क्यों लागू किया गया था? एक संतान नीति की शुरुआत 1979-80 के आसपास हुई और ये 2015 तक चली। लंबा समय है। बहुत लंबा। उस वक्त चीन की सोच अलग थी। माओ के दौर के बाद आबादी बेतहाशा बढ़ रही थी और सरकार को लगा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो देश गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अच्छा। इसलिए इस नीति को बहुत सख्ती से लागू किया गया। जिन परिवारों में एक से ज्यादा बच्चे होते थे उन पर भारी जुर्माना लगाया जाता था, जिसे सोशल मेंटेनेंस फीस कहते थे। जी। कई लोगों की तो नौकरियां तक चली गईं। लेकिन क्या सरकार के पास उस वक्त कोई और चारा था? मतलब 1970 के दशक में जनसंख्या विस्फोट भी तो एक असल खतरा माना जा रहा था, सिर्फ चीन में ही नहीं पूरी दुनिया में। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। उस समय कई देशों को यह खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन चीन का तरीका सबसे कठोर था। कठोर मतलब? कई मामलों में जबरन गर्भ निरोधक उपाय, गर्भपात और नसबंदी जैसे अमानवीय कदम भी उठाए गए। ओह। हालांकि ये नीति हर किसी के लिए एक जैसी नहीं थी। इसमें कुछ अपवाद थे। अच्छा, जैसे कि? जैसे ग्रामीण इलाकों में अगर किसी परिवार में पहला बच्चा लड़की होती थी तो उन्हें दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत मिल जाती थी। इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि खेती बाड़ी के लिए बेटों की जरूरत होती है। इसके अलावा जो जातीय अल्पसंख्यक थे जैसे तिब्बती या उइगर, उन पर भी ये नियम नरम थे। लेकिन शहरों में ये बहुत कड़ाई से लागू हुई होगी। हाँ, शहरों में और ज्यादातर हान चीनी आबादी पर यह नीति बहुत कड़ाई से लागू की गई। और इतने लंबे समय तक, लगभग 35 साल तक चली इस नीति का समाज पर क्या असर पड़ा? क्योंकि इसके नतीजे सिर्फ जनसंख्या के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहे होंगे। इसका समाज पर बहुत गहरा और कई मामलों में तो विनाशकारी असर पड़ा। पहला और सबसे बड़ा असर था लिंग असंतुलन, जेंडर इम्बैलेंस। हाँ। चीन में पारंपरिक रूप से बेटों को तरजीह दी जाती है। इस नीति के कारण लड़कियों के गर्भपात या जन्म के बाद उन्हें छोड़ देने की घटनाएं बहुत बढ़ गईं। और नतीजा ये हुआ कि आज चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले कई मिलियन ज्यादा है। कई मिलियन? जी हाँ, लाखों लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिससे एक अलग तरह का सामाजिक तनाव पैदा हो रहा है। और दूसरी बड़ी समस्या के बारे में हमारे स्रोतों में 4 to 1 प्रॉब्लम का जिक्र है। ये क्या है? 4 to 1 प्रॉब्लम इस नीति का एक सीधा नतीजा है।
इसका मतलब है कि एक अकेला बच्चा जो अब बड़ा हो गया है, हाँ। उस पर अपने 2 माता-पिता और 4 दादा-दादी या नाना-नानी यानी कुल 6 बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी है। 6 लोगों की जिम्मेदारी एक अकेले इंसान पर। जी, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ है। सोचकर ही दबाव महसूस होता है। और इसी से जुड़ा है बच्चे पालने का खर्च, जो हमारे एक स्रोत के मुताबिक आसमान छू रहा है। हाँ, और ये आज के संकट की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में एक बच्चे को 18 साल तक पालने का औसत खर्च 5,38,000 युआन है। 5,38,000 युआन, डॉलर्स में कितना हुआ ये? ये लगभग $76,000 के बराबर है। अब ये आंकड़ा अपने आप में शायद कुछ न कहे, लेकिन जब हम इसे प्रति व्यक्ति आय से तुलना करते हैं तो तस्वीर साफ होती है। वो क्या है? ये खर्च चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी का 6 गुना से भी ज्यादा है। 6 गुना? जी, यानी चीन में एक बच्चा पालना अब एक सामान्य पारिवारिक अनुभव नहीं बल्कि आर्थिक सफलता का प्रतीक बन गया है, एक तरह का लग्जरी आइटम। ये सोच ही जन्म दर को सीमित कर देती है। बिल्कुल। तो अब सरकार इस पूरी स्थिति को पलटने के लिए हर पैंतरा आजमा रही है। कॉन्डोम पर टैक्स लगाना इसी बड़ी योजना का एक हिस्सा है। एक तरफ डंडा तो दूसरी तरफ गाजर। हाँ, तो ये गाजर क्या है? सरकार बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या कर रही है? सरकार अब कई तरह की रियायतें दे रही है। ये एक मल्टी-प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। एक तरफ गर्भ निरोध को महंगा किया जा रहा है और दूसरी तरफ बच्चे पालने को सस्ता बनाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। जैसे नर्सरी से लेकर किंडरगार्टन तक बच्चों की देखभाल पर होने वाले खर्च पर टैक्स में छूट दी गई है। यानी सरकार उन जगहों पर मदद कर रही है जहां माता-पिता का सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। सही पकड़ा। इसके अलावा बुजुर्गों की देखभाल, विकलांगों की सहायता और यहाँ तक कि शादी से जुड़ी सेवाओं को भी टैक्स से छूट दी गई है। ताकि परिवार पर वित्तीय बोझ कम हो। जी, और सीधी आर्थिक मदद भी है। 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए 3,600 युआन, लगभग $503 की सालाना सब्सिडी दी जा रही है। माता-पिता दोनों के लिए पेड पेरेंटल लीव को भी बढ़ाया गया है। एक और बड़ा बदलाव हमारे स्रोतों में बताया गया है जो गर्भपात को लेकर है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। कैसे? सरकार अब गैर जरूरी गर्भपात को हतोत्साहित कर रही है। मतलब वो चाहती है कि लोग बिना किसी ठोस मेडिकल वजह के अबॉर्शन ना कराएं। ये तो एक संतान नीति के दौर से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा। तब गर्भपात को जनसंख्या नियंत्रण के एक मुख्य साधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और कई बार तो जबरन भी कराया जाता था। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरी योजना बना ली है, डंडा भी है, गाजर भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि चीन की जनता वो इस बारे में क्या सोच रही है? क्या वो सरकार की इस योजना में साथ दे रही है? पर असली पेंच यहीं पर है। अच्छा। सरकार की सोच और जनता की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। चीन का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वीबो, हाँ, ट्विटर जैसा। जी, वहाँ इस फैसले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और ज्यादातर लोग सरकार के इस कदम से खुश नहीं है। क्या कह रहे हैं लोग? लोगों का मानना है कि कॉन्डम को महंगा करने से जन्म दर तो शायद ही बढ़े, लेकिन इसके 2 खतरनाक नतीजे जरूर हो सकते हैं। क्या? अनचाहे गर्भ और यौन संचारित रोगों यानी STDs का खतरा। एक यूजर ने एक बहुत ही सटीक टिप्पणी की जो वायरल हो गई। उन्होंने लिखा, अगर लोग कॉन्डम खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते तो वे बच्चे पालने का खर्च कैसे उठाएंगे? वाह, सीधी लेकिन बहुत सच्ची बात। इस एक लाइन ने तो पूरी आर्थिक बहस को समेट दिया। बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी की यही असलियत है। उनके लिए बच्चे ना पैदा करने की वजह गर्भ निरोधक का सस्ता होना नहीं, बल्कि नौकरी की असुरक्षा, काम के लंबे घंटे और भविष्य का डर है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताएं भी बहुत गंभीर हैं। कॉन्डोम सिर्फ गर्भ निरोधक नहीं है बल्कि HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव का भी सबसे अहम साधन है। सही बात है। चीन के अपने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के आंकड़े बताते हैं कि 2002 से 2021 के बीच HIV एड्स संक्रमण दर 0.37 प्रति हजार लोगों से बढ़कर 8.41 हो गई है। अरे बाप रे, इतना ज्यादा? जी, और इसका मुख्य कारण असुरक्षित यौन संबंध है। यानी एक समस्या सुलझाने के चक्कर में सरकार एक दूसरी, शायद और भी खतरनाक सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या को न्योता दे रही है। हाँ, ये एक और अनचाहा नतीजा हो सकता है। और इसीलिए ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ टैक्स लगाने से जन्म दर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ये कदम असल में सरकार की उस बड़ी कोशिश का एक प्रतीकात्मक हिस्सा है, एक सिंबॉलिक जेस्चर है। हाँ, जिसके तहत वो एक जन्म अनुकूल यानी बर्थ फ्रेंडली माहौल बनाना चाहती है। लेकिन ये माहौल सिर्फ टैक्स लगाने या हटाने से नहीं बनता। इसके लिए तो और भी बहुत कुछ करना होगा। जी, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा, सस्ती शिक्षा और काम और जीवन के बीच संतुलन जैसी चीजों पर काम करना होगा जो कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो कुल मिलाकर चीन एक ऐसे आबादी के संकट को पलटने की कोशिश कर रहा है जिसे उसने कुछ हद तक खुद ही अपनी नीतियों से पैदा किया था। ये एक विडंबना ही है। बिल्कुल। पहले आबादी रोकने के लिए दशकों तक सख्ती की गई और अब आबादी बढ़ाने के लिए आर्थिक लालच और टैक्स जैसे उपाय अपनाए जा रहे हैं। यह हमें दिखाता है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक किस्मत उसकी जनसंख्या से कितनी गहराई से जुड़ी होती है। सही बात है। चीन का ये पूरा सफर एक संतान नीति से लेकर अब कॉन्डम पर टैक्स तक भविष्य में दुनिया भर के समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनेगा। ये दिखाता है कि कैसे बड़े पैमाने पर की गई सरकारी नीतियां समाज को पीढ़ियों तक प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक एक दिलचस्प सवाल यह है कि दशकों तक अपने ही नागरिकों को कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करने के बाद क्या कोई सरकार सिर्फ नीतियां बदलकर और पैसा देकर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए मना सकती है? खासकर तब जब युवा पीढ़ी के लिए आर्थिक हालात पहले से ही मुश्किल हो और सरकार पर उनका भरोसा पहले की नीतियों की वजह से कम हो। यह व्यक्तिगत फैसलों पर सरकारी नियंत्रण की सीमाओं को भी दिखाता है। आखिर किसी परिवार को शुरू करने का फैसला कितना आर्थिक होता है और कितना व्यक्तिगत। चीन का भविष्य शायद हमें